जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी लोग कैसे हैं? सब खैरियत से होंगे। और अच्छा जी, आज हम लोग पढ़ेंगे अनीमिया के बारे में। और एनीमिया का मतलब होता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं। ठीक है सर, इधर ध्यान रखें मेरी तरफ। हीमोग्लोबिन जो है ना उसके अंदर एक मेन पार्ट होता है, एसेंशियल पार्ट होता है। और हीमोग्लोबिन की अगर हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें तो उसके अंदर सेंट्रल एटम जो होता है आयरन का होता है, हीम। हीम जो है हम लोग आयरन को कहते हैं। और दूसरा जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन होती है। और अगर हम लोग ग्लोबिन की बात करें उसके अंदर दो अल्फा चेन्स होती हैं और दो बीटा चेन्स होती हैं। ठीक है, मतलब हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में उस्मान उसके सेंटर में जो है ना आयरन होता है, हीम होता है। और दूसरा जो है ना प्रोटीन होती है जो कि ग्लोबिन होती है। ठीक है, और ग्लोबिन में दो अल्फा चेन्स होती हैं और दो बीटा चेन्स होती हैं। तो ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल एक बनता है। ठीक, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हीमोग्लोबिन क्या चीज़ होती है और इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। और ये आई थिंक कि 10 to 14 तक होती है मेल्स के अंदर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 10 से लेकर 14 तक इसकी वैल्यू होती है हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर। और अगर ये हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाए, हमारे खून के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल जब कम होता है तो इसको हम लोग एनीमिया का नाम देते हैं। अब ये नहीं है इसका मतलब कि एक तस्वर के अंदर अगर मिसाल के तौर पर हीमोग्लोबिन की मिकदार 12.0 है मिलीग्राम पर डेसीलीटर और इसकी वैल्यू अब 10.5 आ गई है, मतलब 12 से 10.5 पे आ गई है, तो इसको हम लोग एनीमिया का नाम नहीं देंगे। एनीमिया ये होगा कि उसकी जो लोअर वैल्यू है, मतलब 10 से लेकर अगर 14 तक है, 10 से अगर नीचे आएगी तो उसको हम लोग एनीमिया के अंदर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड बिलो द रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल इसका कौन सा है? हम कह रहे हैं कि 10 से 14 तक। बिलो कौन सा होगा? 14 होगा या 10 होगा? 10 होगा। 10 से कम जो, मतलब अगर हीमोग्लोबिन की मिकदार हमारे ब्लड के अंदर आ रही तो इसको हम लोग एनीमिया का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद एनीमिया की मुख्तलिफ जो है कैटेगरीज हैं। मतलब किसी के अंदर जैसे सिकल सेल एनीमिया है उसका अलग तरीकाकार है, और हिमोलैटिक एनीमिया है। तो काफ़ी सारी इसकी जो है ना क्लासेज हैं, वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपके माइंड में एनीमिया का कंसेप्ट होना चाहिए कि एनीमिया होता क्या है। ठीक, ये सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, ये टेबल इसके अंदर बुक के अंदर था ब्लैक एंड वाइट, तो इसको मैंने कलर कर दिया है। तो ये सिम्टम्स अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। ये रेड इन सवेयर एनीमिया, ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है, जैसे ये चेस्ट पेन है, एंजाइना है, हार्ट अटैक है। तो जब सिवियर एनीमिया होता है, मतलब हीमोग्लोबिन की मिकदार हमारे जिस्म में 5 या 6 तक हो जाती है, तो इसको हम सिवियर एनीमिया का नाम हम लोग देते हैं। ठीक है, तो ये फटीग हो सकती है। फटीग का मतलब होता है थकावट। ठीक, डिजीनेस, चक्कर आना, फेंटिंग, पसीने आना। और ब्लड वेसल के अंदर मसले मसाइल हो सकते हैं, हार्ट के अंदर हो सकते हैं, स्प्लीन के अंदर हो सकते हैं, मसल के अंदर वीकनेस हो सकती है, इंटेस्टाइनल के अंदर चेंज, स्टूल कलर। स्टूल क्या होता है? बड़े पेशाब को कहते हैं। ठीक है, यूरिन छोटे पेशाब को, स्टूल बड़े पेशाब को। अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा ये। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, ये हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। इसका जो है ब्लड लॉस एनीमिया, मतलब अगर हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का लॉस हो जाए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे जिस्म के अंदर जो है ब्लड कितने लीटर होता है, तो सवाल 5 1 लीटर होता है। ठीक है, वो कह रहा है कि किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, किसी बंदे की सर्जरी हुई है, और उस सर्जरी के दरमियान उस बंदे का काफी सारा ब्लड जो है लॉस हो गया, जाया हो गया, वेस्ट हो गया। या अगर किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी वेन मतलब फट गई है कोई भी,
तो वहाँ से ब्लड का ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो गया है। तो जब आपके जिस्म से खून वेस्ट होगा, इसका मतलब ये है कि आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा या ज़्यादा होगा? कम हो जाएगा। तो ये ब्लड लॉस एनीमिया है। तो ब्लड लॉस एनीमिया के अंदर जो है, इसका जो काज है, एक सर्जरी है, मतलब सर्जरी किसी ने करवाई और किसी तरीके से उसका ब्लड ज़्यादा लॉस हो गया। और दूसरा जो है ट्रामा है, मतलब सदमा आप कह सकते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा जो मतलब रीजन हो सकती है क्रॉनिक हेमोरेजिक एनीमिया। इसके अंदर जो है पेप्टिक अल्सर, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये मैदे का जो है अल्सर होता है, जो मतलब आपका स्टमक होता है, वहां पर कुछ जख्म होना शुरू हो जाते हैं, सम टाइम वहां पर सुराख भी हो जाते हैं, होल्स वहां पे बन जाते हैं या जख्म बन जाता है, तो इसको हम लोग पेप्टिक अल्सर का नाम देते हैं। और अल्सर के लिए तसव्वुर कौन सा ये कैप्सूल आप लोग मतलब यूज करवाते हैं मैदे के अल्सर के लिए? ओमेप्राजोल कैप्सूल जो यूज करवाते हैं, उसको इसके ट्रीटमेंट के लिए करवाते हैं। और पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है कोई, ठीक है, मेलिग्नेंसी हो सकती है, कैंसर को कहते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है कोई। उसके बाद इंक्रीज रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, ये हम वन बाय वन बाद में भी डिस्कस करेंगे। आपके बॉडी के अंदर ब्लड बना और रेड ब्लड सेल की जो जिंदगी है कितनी होती है जायद? 120 दिन, शाबाश। और अगर ये 30 दिन के बाद टूटना शुरू हो जाए तो क्या होगा? नए ब्लड ने तो 120 दिन के बाद बनना है ना, तो उसका नतीजा क्या होगा? आपके ब्लड के अंदर, आपका जो बॉडी है उसके अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, और ब्लड की जब कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाएगी, ठीक। इम्पेयर रेड सेल प्रोडक्शन, आपके जो खून बन रहा है बोन मैरो के अंदर, हो सकता है कि वहां से जो आपके रेड ब्लड सेल्स बने हैं वो ठीक ना हो, उनके अंदर कोई डिफेक्ट हो, प्रॉपर तरीके से बने ही ना हो, ये भी हो सकता है। और एक ए प्लास्टिक एनीमिया है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ए प्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है जो आपके सेलुलर कंपोनेंट्स हैं ब्लड के, रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है और प्लेटलेट्स हैं। तो अगर आपके बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, उसको हम लोग ए प्लास्टिक एनीमिया का नाम देते हैं, ठीक। ये आगे डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। ए प्लास्टिक एनीमिया, in this type of anemia, the RBCs, WBCs, and platelets count are decreased due to bone marrow aplasia or the lack of functioning of bone marrow. मतलब आपका जो ब्लड है तस्वर कहाँ पे बन रहा है? जिगर में बन रहा है, गुर्दों में बनेगा, हड्डियों में बनेगा, बोन मैरो के अंदर, ठीक है। वो कह रहा है कि हड्डियों के अंदर हो सकता है कि बोन मैरो हो ही ना, सुकड़ गया हो। एप्लेजिया का मतलब होता है सुकड़ जाना। जो आपका बोन मैरो है जहां से मतलब कि उसके सेल्स बनना शुरू हो रहे हैं, हो सकता है कि वो एप्लेजिया उसके अंदर हो गया हो, ठीक है। और या ये भी हो सकता है कि बोन मैरो है लेकिन सही तरह से काम नहीं कर रहा, ठीक है। और इसको हम लोग ए प्लास्टिक एनीमिया का नाम देते हैं। और अगर आप लोग राइट साइड पे देखें, एक डायग्राम इसके अंदर मैंने ऐड की है। ये सेंटर में जो है बोन मैरो है, और ये फर्स्ट नंबर पे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, और उसके नीचे रेड ब्लड सेल हैं, और लास्ट में जो है ना प्लेटलेट्स हैं। बोन मैरो से व्हाइट ब्लड सेल्स बन रहे हैं, आरबीसी बन रहे हैं, प्लेटलेट्स बन रहे हैं, लेकिन ये इसके ऊपर क्रॉस का निशान भी लगाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि बोन मैरो से ना तो आरबीसी बन रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं, ना व्हाइट ब्लड सेल्स बन रहे हैं, और ना ही प्लेटलेट्स बन रहे हैं। इसको सवाल हम क्या कहते हैं? ए प्लास्टिक एनीमिया। ये आपने याद रखना। नेक्स्ट, इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या हो सकता है? तो सवाल, इसका जो इलाज होता है ना भाई, इसका ए प्लास्टिक एनीमिया का, ये इधर हमारा एक पेशेंट था, मतलब तो उसके अंदर जो है ना ब्लड, उसको हम लोग लगवाते थे। इधर काइमपुर एक फैमिली का है, वो फीमेल थी, तो उसके अंदर ब्लड उसको लगवाते थे, लेकिन क्या होता था कि वो जाके टूट जाता था। अब नहीं पता था कि उसके अंदर क्या हिमोलिटिक एनीमिया है या मतलब ऑटो इम्यून डिजीज है। तो जब उसकी डायग्नोसिस की गई तो उससे हमें पता चला कि वहां पर जो है क्या चीज है, उसका बोन मैरो काम नहीं कर रहा। उसका भी ट्रीटमेंट सिंध के अंदर एक हॉस्पिटल है, मुझे हॉस्पिटल का नाम भूला हुआ है, उस पेशेंट को हमने वहां पे भेजा।
और जिस तरह से हम लोग मतलब जो लीवर होता है हमारा किसी और बंदे का नहीं लगा सकते, अपने मतलब जो आपके बहन भाई हैं या पेरेंट्स हैं वहां से आप लगवा सकते हैं। इसी तरह से जो बोन मैरो होता है वो भी आप अपने किसी फैमिली मेंबर से लगवा सकते हैं। तो उसके भाई का, हाँ उसके भाई का, तो उसके भाई का जो है उस बहन के जो बोन मैरो था उसके साथ मैच करके, जैसे हम ब्लड ग्रुप मैच नहीं करते कि भाई इसका तस्वर का अगर ए पॉजिटिव ब्लड है तो इसको बी तो नहीं लग सकता, ठीक है। इसी तरह से जो बोन मैरो था वो उसका भी मैच करते हैं, क्रॉस मैच करते हैं, क्या वो आपस में एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा था इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम में आपने एंटीजन भी पढ़ा था, आज दोबारा से भी हम लोग पढ़ेंगे। फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी के अंदर आता है और हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, और वो हमारा बॉडी ये समझता है कि जो नई चीज आ रही है ये कोई बैक्टीरिया है या वायरस है, कुछ भी है, ठीक है। तो जब आप बोन मैरो आपके बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है, हो सकता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ये समझे कि भाई ये एंटीजन है और बाहर से हमारे जिस्म में क्या काम करने आया है। तो उसका फिर ये नतीजा हो सकता है कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए और जो हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया है उसको मुकम्मल तौर पे खत्म कर दे, ठीक है जी। तो ये इसका ट्रीटमेंट है, इट इज बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ये अगर पेपर के अंदर नहीं भी आता तो आपको मतलब वैसे तो पता होना चाहिए ना, आप लोग फार्मेसी भी काम करेंगे, फार्मेसी भी आप लोग भले काम नहीं कर रहे लेकिन वैसे आपके पास जनरल नॉलेज के तौर पर ये चीजें आप लोग को आनी चाहिए। मिगेलो ब्लास्टिक एनीमिया, मिगेलो ब्लास्टिक, मैगा का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है? मैगा क्या होता है? बड़ा, ऐसे ही है। मैगा, माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल। मैक्रो नहीं, माइक्रो, MICRO, वेरी स्मॉल। माइक्रो बायोलॉजी मतलब इतने स्मॉल जानदार हैं कि जिनको हम लोग आम आंख से नहीं देख सकते, उसका जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको माइक्रो बायोलॉजी का नाम देते हैं। मैक्रो भी बड़ा होता है, मैगा भी बड़ा होता है। आप लोग ये डायग्राम देखें, ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल है, ये क्या चीज है? नॉर्मल ब्लड सेल है। और ये ये नॉर्मल ब्लड सेल है, और ये राइट साइड पे आप देखें रेड ब्लड सेल का साइज तस्वर बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। और इसको हम लोग कहते हैं कि जब इसका सेल का साइज बढ़ जाता है तो उसको हम लोग मिगेलो ब्लास्टिक एनीमिया के अंदर कंसीडर करते हैं। मिगेलो फॉर मेगा, मेगा का मतलब बड़ा होना किसी चीज का, ठीक है। और ये नीचे जो है ये WBC बना हुआ है, ये मेरे ख्याल में न्यूट्रोफिल है, और ये देखें इसका साइज कितना बड़ा हो गया, ठीक है। ये ऊपर रेड ब्लड सेल है और नीचे क्या है? व्हाइट ब्लड सेल है, ठीक है। और ये सेंटर में जो है इसका न्यूक्लियस है, ये वाला जो जामनी रंग का बड़ा हुआ ये इसका न्यूक्लियस है। और मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें हम लोग ये कहते हैं कि एरिथ्रोब्लास्ट आर लार्ज। एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट क्या होते हैं? हमारे जो बोन मैरो होता है वहां से जो रेड ब्लड सेल बनना शुरू होते हैं ना, उसके जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, उस डेवलपमेंटल स्टेज की एक स्टेज होती है एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एरिथ्रोब्लास्ट का मतलब जो रेड ब्लड सेल्स हमारे बन रहे हैं उसकी जो मतलब जो बन रहा है वहां पे कोई ना कोई मतलब गड़बड़ है, उसका साइज जो है बड़ा हो गया, ठीक। और ये नीचे वाली डायग्राम मुझे कंफर्म नहीं है कि WBC है या मतलब ये एरिथ्रोब्लास्ट है, इसको हम देख लेंगे, बाद में आपको मैं बता दूंगा ये क्या चीज है कल के लेक्चर में, शायद कल अगर होता है तो मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर आप जस्ट ये माइंड में रखें कि नॉर्मल जो सेल होता है वो साइज कम होता है, और मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर रेड ब्लड सेल का साइज बढ़ जाता है। ये आपको फिंगर टिप पे याद होना चाहिए। इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया एरिथ्रोब्लास्ट आर लार्ज, ऑड शेप, ऑड शेप मतलब इरेगुलर शेप, कोई उसकी खास शेप नहीं होती। 10 दिन में मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया, और इसकी जो है ना दो काजेज हो सकती हैं। किस चीज की भला? मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया की। कितनी काजेज हैं? दो काजेज हो सकती हैं। एक विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से, और दूसरा फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से,
ठीक है। कौन कौन सी 2 काजेज हो सकती हैं? एक विटामिन B12 है और दूसरा फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है आपको किसी भी मरीज के अंदर। काजेज इसकी कौन सी है? विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया और B12 डेफिशिएंसी एनीमिया के क्या क्या हो सकते हैं इश्यूज। ये नीचे मैंने एक डायग्राम भी ऐड किया है, ये मोबाइल बंद करके रखें आप लोग। विटामिन B12 जो होता है ना भाई, सुने गौर से, विटामिन B12 हमारा जो मैदा होता है वहां पर कुछ सेल्स होते हैं, पेराइटल सेल्स। हमारे मैदे के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम पेराइटल सेल्स का नाम देते हैं, और वो क्या काम करते हैं? वो इंट्रिंसिक फैक्टर बनाते हैं, और उस इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है उसके अंदर मेनली ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ग्लाइकोप्रोटीन तो सवाल उसमें क्या क्या हो सकता है? ग्लूकोज भी है और प्रोटीन भी है। ग्लाइकोजन से हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन के साथ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अटैच है। और जो मैदे के साथ पेराइटल सेल है वो क्या काम करता है? इंट्रिंसिक फैक्टर बनाता है, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। वो ग्लाइकोप्रोटीन क्या काम करती है? हम जो खुराक खाते हैं वहां पे अगर विटामिन B12 है उसको हमारे खून के अंदर जज़ब करने में फैसिलिटेट करता है। समझ आई बात की जाए? हमारे मैदे के अंदर क्या होता है? पेराइटल सेल्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं? वो बनाते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या चीज है? वो ग्लाइकोप्रोटीन है। तो मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्टमक है उसका जो पेराइटल सेल है वो ग्लाइकोप्रोटीन बना रहा है। वो ग्लाइकोप्रोटीन मैदे के अंदर अगर विटामिन B12 है तो उसको हमारे खून के अंदर जज़ब करने में फैसिलिटेट कर रहा है। ठीक है जी। और अगर हमारे मैदे के अंदर विटामिन B12 हमारी खुराक में मौजूद है उस्मान, और अगर हमारा पेराइटल सेल्स काम नहीं कर रहे तो क्या विटामिन B12 हमारे बॉडी के अंदर जज़ब होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर जरूरी होता है उसको जज़ब करने के लिए। ये आगे हम इसकी मैं आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ, बल्कि अभी देख लेते हैं। ये देखें, ये आप जस्ट डायग्राम देखें, अभी ऊपर वाले वर्ड को जो है ना छोड़ दें, पर्निशियस एनीमिया को। आप जस्ट अभी ये डायग्राम देखें, राइट साइड पे आप लोग देखें, नहीं सॉरी, लेफ्ट साइड पे आप लोग देखें तो ये नॉर्मल जो है ना उसकी स्टमक की मतलब सेल्स बता रहा है। लेफ्ट साइड पे नॉर्मल स्टमक है और राइट साइड पे एबनॉर्मल है। ठीक है। इसमें क्या हुआ है? एसिड प्लस IF का मतलब होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर मौजूद है, और ये अगर आप लोग सरफेस देखें तो यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर मौजूद नहीं है। ठीक है। और अगर विटामिन B12 की हमारे जिस्म के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं पर्निशियस अनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है मतलब एक टर्म होती है इस्तेमाल के लिए कि इसमें जो आपके एरिथ्रोब्लास्ट होते हैं या रेड ब्लड सेल्स हैं उनका साइज बड़ा हो जाता है। उस सेल के साइज के बढ़ने को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है पर्निशियस एनीमिया और दूसरा है फोलिक एसिड एनीमिया, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी जो होगी उसके अंदर भी हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है उनका साइज बड़ा हो जाएगा, और पर्निशियस एनीमिया के अंदर भी क्या होगा? रेड ब्लड सेल का साइज बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर उसकी 2 आगे मतलब फर्दर टाइप्स है। एक है जिसके अंदर पर्निशियस एनीमिया, जिसके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे मैदे के अंदर नहीं बन रहे, और दूसरा है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। फोलिक एसिड की टैबलेट आती है आप लोगों के पास मेडिकल स्टोर पे, वो अगर हमारे बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो वहां से फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया को उसका नाम देते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होगा कि रेड ब्लड सेल का साइज बढ़ जाएगा। अच्छा जी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आपको बता दिए काजेज। अब इसकी काजेज अगर हम लोग बात करें ना मेगालोब्लास्टिक की, क्योंकि इसमें सेल का साइज बड़ा हो जाता है। एक तो सीधी सीधी है कि भाई विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया है, विटामिन B12 की कमी हो रही। दूसरी कौन सी है? फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक।
और B12 की डेफिशिएंसी हमारे बॉडी के अंदर कैसे हो सकती है? हमारी खुराक ऐसी हो जिसके अंदर विटामिन B12 मौजूद ही नहीं है, ये भी हो सकता है। और दूसरा ये हो सकता है कि इम्पेयर एब्जॉर्प्शन, हमारा मैदा जो है सही तरह से काम नहीं कर रहा और वहां पर उसी को ही जज़ब करने की सलाहियत खत्म हो गई है, या मतलब वो जज़ब कर ही नहीं रहा। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, इसमें क्या होगा? टाइप ऑफ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, ये मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की टाइप है जिसमें फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये नाम से भी जाहिर हो रहा है कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। आप लोग माइंड में ये रखें कि ये जो है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की एक टाइप है जिसमें हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है और उसके नतीजे में जो एरिथ्रोब्लास्ट या रेड ब्लड सेल्स है उसका साइज बढ़ जाता है। और इसके जो मतलब है काजेज क्या हो सकती हैं? इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ डाइट, आप खुराक के अंदर फोलिक एसिड को नहीं ले रहे। और दूसरा मेल एब्जॉर्प्शन है, मतलब आप खुराक के अंदर फोलिक एसिड ले रहे हैं लेकिन वो आपके बॉडी के अंदर जज़ब ही नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज रिक्वायरमेंट, आपके बॉडी को फोलिक एसिड की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ जाए लेकिन आप खुराक के अंदर कम ले रहे हैं, वो प्रेगनेंसी भी हो सकती है, लैक्टेशन भी हो सकती है। लैक्टेशन तो सफर क्या होता है? माएँ जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, ठीक है। और इन्फेंसी, जो बच्चों का मतलब बिल्कुल छोटी जब उम्र होती है, जब उसके मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर रहे होते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा फोलिक एसिड की जरूरत होती है। मेलिग्नेंसी, कैंसर को कहते हैं क्योंकि कैंसर के जो सेल्स होते हैं एबनॉर्मल होते हैं और हमारे जो नॉर्मल सेल होते हैं वो मतलब कम डिवाइड होते हैं, लेकिन ये जो कैंसर सेल है ये मतलब बहुत जल्दी से हमारे जिस्म के अंदर फैल जाते हैं, ठीक। पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया आपको मैंने बता दिया है। जायद के क्या है इसमें बोला, हमारा जो स्टमक होता है, मैदा होता है, वहां पर इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन होती है, वो नहीं होती या नहीं बन पा रही होती। और ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो हमारे बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसके नतीजे में जो एनीमिया होगा उसको हम लोग पर्नीशियस एनीमिया का नाम देते हैं। ये डायग्राम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसकी काजेज क्या हो सकती हैं? पर्नीशियस एनीमिया की सेम है जो हमने मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर पढ़ी है, ठीक। ये आप लोगों ने पीछे से देख लेनी है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर किसी को पर्नीशियस एनीमिया है, मतलब B12 की जो डेफिशिएंसी हुई, इससे क्या इलाज होगा? कोबलामीन के इंजेक्शन, मतलब आप लोगों ने नाम सुने होंगे, तो उनको जो है ना ये लगाते हैं। हाइड्रोक्सी कोबलामीन 1000 माइक्रोग्राम जो है ना इंट्रामस्क्यूलरली, इंट्रामस्क्यूलर उस्मान क्या होता है? गोश्त के अंदर लगाते हैं, ठीक है। ए टोटल ऑफ 4000 से 6000 माइक्रोग्राम ओवर द कोर्स ऑफ 3 वीक, मतलब 3 हफ्तों में 4 से 6000 जो है ना मतलब के माइक्रोग्राम आपके बॉडी के अंदर जाना चाहिए। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी अगर जायद हो गई है तो इसकी कमी को हम कैसे पूरा करेंगे? फोलिक एसिड की गोलियां जो देते हैं तो उससे जो है कमी पूरी की जा सकती है, ठीक है। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया पहले क्या है हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। दिस इज अ टाइप ऑफ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। और उस्मान जो हमने पढ़ा है ना पर्नीशियस एनीमिया, वो भी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की किस्म है। और ये फोलिक एसिड डेफिशिएंसी ये भी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की किस्म है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। काजेज कौन सी? सेम काजेज ऑफ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। भाई ये जो पर्नीशियस एनीमिया है और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया है, ये किसके अंदर मतलब फॉल कर रहे हैं? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर। अब जो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की मतलब जो काजेज हैं वो सेम आपने इसके अंदर लिख देनी है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के अंदर, और जो पर्नीशियस है उसके अंदर सेम लिख देनी है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? फोलिक एसिड की जो है आप उसको टैबलेट दे दें। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो सबर क्या होगा? हमारे जिस्म में आयरन होता है कहाँ पे होता है? दिमाग के अंदर या जिगर के अंदर? खून के अंदर, शाबाश। खून में कहाँ पे उस्मान होता है? हीमोग्लोबिन के अंदर। हीम मैंने आपको बताया ना कि उस वो आयरन होता है और बाहर जो है ना उसके 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं, ठीक।
अगर हमारे बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाए तो उसको हम लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का नाम देते हैं। ये अगर आप इसको इस तरह से कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो आप खुद अपनी वर्डिंग बना के लिख सकते हैं। तो अगर आप लोग बुक की तरह रट्टा लगाते रहेंगे तो कभी आपसे याद भी नहीं होगा और आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसकी काजेज क्या हो सकती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, खुराक के अंदर जो आप ले रहे हैं उसके अंदर, जैसे हमने पढ़ा कि विटामिन B12 नहीं है, फोलिक एसिड नहीं है, तो इसके अंदर भी तो हो सकता है ना कि आपके बॉडी के अंदर जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। और प्रेगनेंसी हो सकती है, मतलब एक माँ को अपने लिए भी ज़रूरत है और उसके पेट के अंदर जो बच्चा है उसके लिए भी ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन जो आप आयरन इनटेक कर रहे हैं वो उसकी इतनी मिकदार है कि सिर्फ आपके जिस्म को कमी को पूरा कर रही है, तो उससे भी डेफिशिएंसी हो सकती है। एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, अगर किसी खातून को ज़्यादा मेंसेस आ रहे हैं तो मेंसेस जब आते हैं तो मतलब ब्लड वेस्ट होता है ना, तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, ठीक। मेल एब्जॉर्प्शन हो सकती है, ठीक है। एक्यूट और क्रॉनिक ब्लड लॉस हो सकता है, आपके बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा। एक्यूट और क्रॉनिक का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? एक्यूट का मतलब होता है फौरी तौर पे, जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है, मतलब फौरी तौर पे, मतलब जो क्विक रिस्पॉन्स होता है ना, क्विक एक्शन होता है, उसको हम एक्यूट का नाम देते हैं। और क्रॉनिक का मतलब होता है कि पुराना, दायमी, मतलब किसी बंदे को 3 सालों से खांसी है तो वो क्रॉनिक डिजीज है। क्रॉनिक ब्लड लॉस, पेप्टिक अल्सर हो सकता है। पेप्टिक अल्सर मतलब मैदा जो होता है वहां पर मतलब कि इन्फेक्शन या जख्म हो जाते हैं और ब्लड जो है आपके मैदे के अंदर आना शुरू हो जाता है और आपका जो मतलब बड़ा पेशाब है उसके अंदर भी ब्लड आना शुरू हो जाता है। हिमरॉइड, बवासीर हो सकता है, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ओरल आयरन इज एडवाइज इन द फॉर्म ऑफ फेरस सल्फेट इन द डोज ऑफ 600 मिलीग्राम डेली। और तस्वर, ये जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, आप लोग इनको जब गायनिकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं ना, तो तीसरे या मतलब जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें अक्सर आप लोग जो मतलब उसकी पर्ची देख लें, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की, वहां पे जो है ना आयरन के आई थिंक के फेरस सल्फेट के इंजेक्शन लिखे होते हैं। उसको आपने 100 ml के अंदर आपने मतलब उसके अंदर मिक्स करके लगाने होते हैं, बहुत स्लो मिकदार में, ज्यादा तेज नहीं लगाने, ऐसा ऐसा लगाने हैं। और हिमोलैटिक एनीमिया में क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जिसको आप जस्ट माइंड में रखें कि ये होता क्या है। हिमोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। हिमोलैटिक एनीमिया तो मतलब एनीमिया की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो हमारा ब्लड की भी कमी हो सकती है या एचबी की भी कमी हो सकती है। जाहिर है जब ब्लड की ब्रेक डाउन होगी तो वहां से एचबी तो रिलीज हो जाएगी ना, ठीक है। हिमोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। और एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि हाँ, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर आप लोग अगर यूं कह लें कि आपके ब्लड के अंदर एचबी का लेवल बहुत कम हो गया है, ठीक है। आप लोग जैसे स्टोर पे तस्वर भी जा रहा है, जायद भी जा रहा है, उस्मान जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आप लोग अपने तौर पे उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आयरन हमारे जिस्म में एक बार जब दाखिल होता है तो उसके वापस हमारे बॉडी से बाहर जाने के कोई चांसेस नहीं है। अगर आप लोग ज़्यादा मिकदार में किसी को आयरन सल्फेट के इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उस मरीज के लिए वो नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। और जो उसकी ओवरडोज होगी, जो ज़्यादा मतलब आयरन होगा, वो उसके जिगर पे, उसके गुर्दों पे, कहीं भी जाके सम टाइम आपके ब्रेन के अंदर भी जाके वो इकट्ठा हो सकता है और आपके जिस्म को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक। सिकल सेल एनीमिया, आप लोगों ने कभी द्रांति देखी है? द्रांति की शक्ल किस तरह की होती है? या आपने चांद कभी देखा है पहली या दूसरी तारीख का, तीसरी चौथी तारीख का? हिलाल हिलाल उसको कहते हैं, हिलाल का चांद कहते हैं। इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो सिक्कल की तरह हो जाते हैं। सिक्कल द्रांति को दरअसल कहते हैं। ये डायग्राम आपको मैं दिखाता हूँ कि ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे आपको हेल्दी आरबीसी नजर आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपको हेल्दी आरबीसी नजर आ रहा है और राइट साइड पे जो आरबीसी पड़ा हुआ है ये सिक्कल सेल, सिक्कल रेड ब्लड सेल पड़ा हुआ है। मतलब जैसे देखें द्रांति की शक्ल बनी हुई है,
या जो चांद है उसका दूसरी या तीसरी तारीख का जो होता है उसकी शक्ल का बना हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। और इसमें जो आपके बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन बनती है वो HbS होती है। ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है HbS जी, ये हेमोग्लोबिन एस है, उसका नाम है। ये हेमोग्लोबिन को अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएं ना तो इसके अंदर आपको पता चलता है हेमोग्लोबिन ए होती है, A2 होती है, HbS होती है। HbS में नॉर्मल है ना, तो ये आप वहां से पता चलवा सकते हैं। विच इज काज बाय एन इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट। तो आप लोग सिकल सेल एनीमिया की जब बात हो रही है तो आप लोग ये लिखें कि रेड ब्लड सेल की जो शक्ल होती है नॉर्मल हो जाती है, और किस शक्ल में होती है, इन द फॉर्म ऑफ सिकल, द्रांति की तरह। और इसके अंदर कौन सी HB होती है, HbS होती है। इसकी अलामात क्या हो सकती हैं? अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये जो डायग्राम आपके पास शो हो रही है, ये नीचे एक जो है ना ब्लड की वेन बनी हुई है और इसको ओपन किया हुआ है, और नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल है उसके बिल्कुल नीचे अगर आप लोग देखें, मैंने यहाँ पे एरो लगाया है, तो इसमें जो रेड कलर के आपको रेड ब्लड सेल्स नजर आ रहे हैं, ये रेड ब्लड सेल्स हैं। और इधर ये सारे जो रेड रेड एनसर्कल किए हुए ये रेड ब्लड सेल्स हैं। ये आप लोग देखें कि आसानी से हमारी वेन के अंदर पास आउट हो रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा रहे हैं। लेकिन इसी तरह से अगर राइट साइड पे हम लोग देखें, इसमें सिकल रेड ब्लड सेल के बिल्कुल नीचे, तो ये इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ एक बार, एक मिनट जी, ये देखें जी, ये आप लोग देखेंगे ये एक ये आरबीसी पड़ा हुआ है, ठीक है, एक ये पड़ा हुआ है जो द्रांति की तरह सिकल, एक ये पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पर बहुत सारे सिकल सेल इकट्ठे हो गए हैं। और उस्मान, अब मुझे ये बताओ कि ये जब वेन का रास्ता बंद हो जाएगा तो क्या वहां से खून गुजरेगा या नहीं गुजरेगा? नहीं गुजरेगा। तो जब मतलब खून की ब्लॉकेज हो गई है तो इससे ये भी हो सकता है कि आपके चेस्ट के अंदर पेन हो सकता है और हार्ट अटैक भी हो सकता है। और आपके ब्रेन के अंदर जब ये चला जाए इस तरह के सिकल सेल्स, वहां पर ब्लॉकेज भी हो सकती है। और मुझे बताएं कि दिमाग के अंदर उसको ब्लॉकेज खोलना बहुत मुश्किल काम होता है, बल्कि नामुमकिन काम होता है। अगर मुमकिन हो भी जाए तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो सिकल सेल का ये नुकसान है कि मतलब जो वेन्स होती है उसकी ब्लॉकेज कर देता है। क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या है? पेनफुल स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट। तो पेनफुल स्वेलिंग क्यों होती है? क्योंकि हाथ के अंदर और पाँव के अंदर ये जब जाते हैं तो मतलब वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, इससे ऐसे क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। चेस्ट पेन हो सकता है, फटीग हो सकती है, थकावट, हीमेटूरिया, हमारे यूरिन के अंदर ब्लड आ सकता है। सवाल ये एमसीक्यू में आ सकता है, व्हाट इज हीमेटूरिया? ये ब्लड इन यूरिन या ब्लड इन स्टूल या ब्लड इन सलाइवा, इस तरह से आ सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी फॉर फाल्सीपैरम प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। अच्छा, एक और चीज आपको मजे की बताऊं कि ये जो मलेरिया होता है ना, ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ये मलेरिया की एक टाइप है, मलेरिया के मच्छर की, ठीक है। और इसमें जिस बंदे के अंदर ये HbS मौजूद होती है उस बंदे को मलेरिया होता ही नहीं है, उसके अंदर इम्यूनिटी आ जाती है इसके खिलाफ, ठीक है। ये दूर की बात है। ट्रीटमेंट इसका क्या हो सकता है? फोलिक एसिड पता नहीं देते हैं। अब ये उसने ट्रीटमेंट यहाँ पे लिखा है, सिकल सेल एनीमिया इज ट्रीटेड विद फोलिक एसिड। और ये मुझे कोई कंफर्म नहीं है कि बुक वाले ने ठीक लिखा या नहीं लिखा, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया के अंदर फोलिक एसिड का शायद किरदार होगा या नहीं, तो मुझे इसका श्योरिटी नहीं है कि मतलब ये ऐसी चीज है या नहीं है। और अगर कोई इन्फेक्शन है वो तो हम लोग एंटीबायोटिक से देते हैं। ESR का नाम आप लोगों ने सुना है? इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सवर, आप लोग अगर किसी भी डॉक्टर को चेकअप करवाने जाते हैं तो लिखते हैं CBC प्लस ESR। ESR का मतलब होता है, ई से बनता है अरिथ्रोसाइट। और उस्मान, जो अरिथ्रोसाइट होते हैं ये आपके बॉडी के रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, तीनों। अरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। एरिथ्रोसाइट क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स होते हैं। एरिथ्रोसाइट का मतलब आरबीसी। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है? नीचे किसी चीज का बैठ जाना, तह लगा देना। रेट का मतलब क्या होता है कि भी 10 मिनट में कितने आरबीसी नीचे बैठ गए हैं, 1 घंटे के अंदर कितने आरबीसी नीचे बैठ गए हैं, ठीक है। ये आप लोग देखिए, एक आपके पास ये ट्यूब पड़ी हुई है,
और इसके अंदर ब्लड को ऐड किया हुआ है, ठीक है जाहिद। और इसको ब्लड को हम लोग इसमें डालने के बाद क्या काम करते हैं, इसको 1 घंटे के लिए बिल्कुल सीधा स्टैंड के अंदर रख देते हैं। तो क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये जो हमारा मतलब सेलुलर पार्ट है ब्लड का, डब्ल्यूबीसीज हैं, आरबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, वो क्या काम करेंगे, वो नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे और ऊपर क्या चीज बच जाएगी, नॉन सेलुलर पार्ट, उसको हम लोग प्लाज्मा का नाम देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये जो हम लोगों ने ब्लड लेना है, इस ब्लड के अंदर हमने एंटी कोएगुलेंट लाजमी डालना है। एंटी कोएगुलेंट, कोएगुलेशन मतलब का मतलब होता है खून का जम जाना। एंटी कोएगुलेंट ऐसे केमिकल्स होते हैं जो खून को जमने नहीं देते। एंटी कोएगुलेंट ऐसे केमिकल्स होते हैं जो खून को जमने नहीं देते। और अगर आप लोग इस ब्लड के अंदर एंटी कोएगुलेंट नहीं डालेंगे, ये तो जम जाएगा, हमारा मकसद हासिल नहीं होगा। इस ब्लड के अंदर एंटी कोएगुलेंट को डाला हुआ है, ऐड किया हुआ है। तो हमने इसको ट्यूब के अंदर डाल दिया और इसको हम 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे के लिए खड़ा करते हैं। और जो आरबीसी होते हैं या जो सेल्स होते हैं नीचे बैठने शुरू कर जाते हैं, ऊपर आपको नॉन सेलुलर पार्ट या प्लाज्मा शो हो रहा है। और ये जो ऊपर वाला आपको नजर आ रहा है ना, ये देखें जैसे ये है, इसी चीज को इसने जूम करके दिखाया है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होगा, इसको हम लोग काउंट करेंगे, ये कितना बन रहा है, 10 बन रहा है या 20 पॉइंट बन रहा है, मिलीग्राम हमने देखना है डेसीलीटर के अंदर, जो मतलब इसको हम लोग रिपोर्ट करते हैं। अच्छा मिलीमीटर, सॉरी इसको नहीं करते, ईएसआर को हम लोग जो है ना मिलीमीटर में करते हैं। तो इसको आप लोगों ने काउंट करना है कि कितने मिलीमीटर ये नीचे हुआ है। मिसाल के तौर पर ये पॉइंट हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप लोग लिख सकते हैं कि 10 मिलीमीटर, और नीचे आप लोग लिखेंगे पर एच आर, और लिखेंगे ना घंटा, मतलब 1 घंटे में 10 मिलीमीटर जो है ना हमारा ई एस आर है। सवाल आइए समझ जी। अगर आप लोग कभी कहेंगे तो हम लेबोरेटरी से जाके देख लेंगे, आपको मैं करके भी दिखा दूंगा। अब देखें, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीकोएगुलेंट द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन, सेटल डाउन कर देना आरबीसीज का फ्रॉम द स्पेसिमेन ऑफ ब्लड इज नोन एज सेडिमेंटेशन। द रेट एट व्हिच दिस सेटलिंग ऑफ आरबीसीज काउंट occurs is known as erythrocyte sedimentation rate. RBCs settle because they are heavier than plasma, और the ESR, अच्छा बस इसको छोड़ दें आप, जस्ट इतना करना है। और इसकी नॉर्मल वैल्यूज आप कर लें, मेल्स के अंदर 10 तक होती हैं और फीमेल्स के अंदर 10 से 15 तक होती है। उसके बाद आप लोग ईएसआर किन किन कंडीशन में चेक करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी बंदे के अंदर ईएसआर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है, तो उसके अंदर एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकती है। पता नहीं कि कौन सी इन्फेक्शन होगी, लेकिन आपको जो है मतलब इंडिकेटर मिल रहा है, इशारा मिल रहा है कि उस बंदे के अंदर कोई ना कोई एक्यूट या क्रॉनिक डिजीज मौजूद है। और सेकंड पे एनीमिया कोई हो सकता है, एक्सेप्ट सिकल सेल एनीमिया। सेप्टेसीमिया भी हो सकता है। सेप्टेसीमिया का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के अंदर किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई है, उसको हम सेप्टेसीमिया का नाम देते हैं। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, पल्मोनरी टीबी और मिलिग्नेंसी कैंसर, इनके अंदर ये जो है ईएसआर की जो वैल्यू होती है बढ़ सकती है। ये आपको 5-6 लाजमी आने चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाइट ब्लड सेल्स। इसको हम लोग, अगर आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, ये अब दोबारा आपको नहीं बोलना चाहिए। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग लियोकोसाइट का नाम भी देते हैं, ठीक है। हाँ जी, आरबीसी को हम लोग किस चीज का नाम देते हैं, एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी जो है इसको हम लियोकोसाइट का नाम देते हैं, ठीक। दीज आर द मोबाइल यूनिट्स ऑफ बॉडी प्रोटेक्टिंग सिस्टम। ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इनका मेन जो काम होता है ना, हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर बहुत अहम किरदार अदा होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, इसकी 2 क्लासेज है, ग्रैन्युलर है और एक ग्रैन्युलर है। तो सबर ग्रैन्युलर का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे दाने बने हुए हैं, ठीक है। और एक ग्रैन्युलर मतलब उसके अंदर ग्रैन्यूल नहीं है, ठीक है। ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट, दे आर डेवलपिंग फ्रॉम रेड बोन मैरो, ये बोन मैरो से बन रहे हैं। और इनके अंदर है कॉन्स्पिकियस ग्रैन्यूल, इनके अंदर वाजे ग्रैन्यूल्स होते हैं। कॉन्स्पिकियस को आप हटा दें, आप देखिए हैव ग्रैन्यूल इन देयर साइटोप्लाज्म, ठीक है।
एंड पोजेस न्यूक्लियाई, मतलब जो ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और उनके अंदर ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। इसकी तीन जो है ना ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट के अंदर पहला न्यूट्रोफिल है। आप पॉलीमार्फोन्यूक्लियर को छोड़ दें, आप फर्स्ट नंबर पे लिखें न्यूट्रोफिल, सेकंड पे आप लिखें इओसिनोफिल, तीसरे पे आप लिखें बेसोफिल। ये तीन नाम आपको लाजमी आने चाहिए। और एक ग्रेन्यूलर कौन सा होगा? इनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते, इनके जो है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये एक ग्रेन्यूलर है। और ये इधर से मैं आपको दिखाऊं शायद हाँ जी, ये ग्रेन्यूलर देखें इधर, इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा, ये देखें जी, ये देखिए लिम्फोसाइट, इसके अंदर आपको कोई ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं? नहीं आ रही है। देखें ये इओसिनोफिल के अंदर ये रेड कलर के आपको आ रहे हैं नजर, ठीक है। और बेजोफिल के अंदर ये जामनी कलर के ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं इधर से। इसी तरह से न्यूट्रोफिल के अंदर भी होते हैं, तो इसलिए हम इनको ग्रेन्यूलोसाइट का नाम देते हैं, ठीक है जी। और टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी जी आपको रट्टा लगा लें इसको, 4000 से 11000 होते हैं जी। कितने होते हैं? 4000 से 11000 जी। और इसकी जिंदगी कितनी होती है? ग्रेन्यूलोसाइट की 4 से 8 घंटे होती है, और मोनोसाइट की कितनी होती है? 10 से 12 घंटे। लिम्फोसाइट की महीने भी हो सकते हैं, साल भी हो सकता है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसी, फेगोसाइटोसिस क्या होता है? दिस इज ए प्रोसेस, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है और एमसीक्यू के अंदर भी आ सकता है। ये न्यूट्रोफिल हम लोगों ने पढ़ा है। मैक्रोफेजेस एनगल्फ का मतलब होता है निगल लेना, एंड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, वायरस एंड फॉरेन पार्टिकल। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या, सॉरी, न्यूट्रोफिल जो है हमारे वाइट ब्लड सेल के ग्रेन्यूलर जो हैं सेल्स हैं, जिनको हम न्यूट्रोफिल का नाम दे रहे हैं, वो क्या काम करते हैं? जब आपके जिस्म में बैक्टीरिया जाता है, उसको पकड़ते हैं, उसको निगल लेते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं फेगोसाइटोसिस। और फेगोसाइटोसिस अकर्स बाय न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। इसको कौन कर रहा होता है? न्यूट्रोफिल कर रहे हैं और मोनोसाइट कर रहे हैं। एंटीबॉडी फॉर्मेशन, ये डब्ल्यूबीसी का काम है। लिम्फोसाइट फॉर्म बीटा एंड गैमा फ्रैक्शन ऑफ सीरम ग्लोब्यूलन। और एंटीबॉडी को ना हमने इम्यूनो ग्लोब्यूलन का नाम भी दिया था, आपको याद हो या ना हो। ग्लोब्यूलन प्रोटीन है, इम्यून सिस्टम से है। इम्यून एंटीबॉडीज, इम्यून बॉडीज आर एसोसिएटेड विद गामा ग्लोब्यूलन, ठीक है। और सो लिम्फोसाइट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। आप लोग ऊपर वाला छोड़ दें, ये लिखें लिम्फोसाइट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। डिफेंस का मतलब क्या होता है? दिफा करना, ठीक। सेक्रीशन ऑफ हेपरिन, हेपरिन जो है ना, ये भी एंटीकोएगुलेंट है। हमारे बॉडी के अंदर, खून के अंदर अगर एंटीकोएगुलेंट ना हो उस्मान, तो फिर क्या होगा? हमारा खून जम जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं कि डब्ल्यूबीसी होते हैं ना भाई, बेजोफिल, ये हमारे खून के अंदर हेपरिन खारिज करते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और क्या होता है? हमारा जो खून होता है उसके अंदर क्लॉट नहीं बनता। क्लॉट का मतलब होता है खून का जमना। प्लेटलेट को हम लोग जाहिद थ्रोम्बोसाइट का नाम देते हैं जी। रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है खून को जमाना। मतलब जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारे खून को जमाते हैं। मतलब हमारा अल्लाह ना करे कहीं एक्सीडेंट होता है, जब हमारे जिस्म पर जब कोई कट लगता है, तो हम लोग देखते हैं कि कुछ देर के बाद वहां पर एक प्लग सा बन जाता है और खून की जो है ना बंदिश हो जाती है। उसमें जो ज्यादा किरदार होता है वो प्लेटलेट्स का होता है। आप लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम का नाम आए तो आपको पता हो कि ये प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर इससे किरदार होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया आए तो आपको पता हो माइंड के अंदर ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। और अगर प्लेटलेट की बात हो, आप लोगों के ज़हन में हो कि खून जमाने का काम करते हैं, ठीक। इसलिए इनको थ्रोम्बोसाइट का नाम देते हैं। दे आर स्मॉल नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड। इसकी शक्ल देख लें आप लोग, साइज देख लें। और इसके जो काउंट होता है, जो आपको लाजमी पता होना चाहिए, 1.5 लाख से लेकर 3 लाख पर क्यूब मिलीमीटर है। और इसकी जिंदगी 4 से 9 दिन है। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस का वही मतलब है कि खून को जमाना। जब कट लगता है तो हमारा खून जो है जम जाता है। 10 मिनट हमारे पास रह रहे हैं मजीद। ब्लड कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है? कोएगुलेशन का मतलब होता है खून का जम जाना।
ठीक है, ब्लड कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है, खून का जम जाना। और ये डेफिनेशन आप लोग इसको देख लें, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसको देख लें। कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉल्युबल प्लाज्मा फिब्रिनोजन। प्लाज्मा कौन सा हिस्सा होता है खून का, नॉन सेलुलर पार्ट, फिब्रिनोजन एक प्रोटीन होती है, इनटू इनसॉल्युबल फिब्रिन सब्सटेंस। जो फिब्रिनोजन प्रोटीन जाहिर होती है वो हमारे प्लाज्मा के अंदर सॉल्युबल होती है, और वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, फिब्रिन के अंदर। और जो फिब्रिन होती है धागे की तरह होती है और इनसॉल्युबल हो जाती है। तो जब फिब्रिन बनेगी तो वो क्या काम करेगी, खून के अंदर सॉल्युबल नहीं होगी। तो जब सॉल्युबल नहीं होगी तो वहां पर क्लॉट बन जाएगा, खून का लोथड़ा बन जाएगा। और ये जस्ट आप इतनी डेफिनेशन कर लें, ये काफी है। लास्ट हमारा रह गया जी ब्लड ग्रुप्स। ये पता होना चाहिए ना, पेपर के अंदर सिलेबस भी है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी को ए ब्लड की जरूरत होती है, किसी को बी की होती है, किसी को सी की भी होती है। हाँ, हाँ, ए ब्लड ग्रुप होता है, बी होता है, और ए भी होता है, ओ भी होता है। ये ब्लड की जो है ना चार मेन मेजर मतलब की ग्रुप्स हैं, जो ब्लड ग्रुप मतलब आजकल चल रहा है, ठीक है। और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल उसकी सरफेस पे एंटीजन होता है। रेड ब्लड सेल की सरफेस पे जाहिर एंटीजन होता है। अगर रेड ब्लड की सरफेस पर ए एंटीजन होगा तो उसको हम लोग ब्लड ग्रुप ए का नाम देते हैं। अगर रेड ब्लड सेल की सरफेस पे बी एंटीजन होगा उसको हम लोग ब्लड ग्रुप बी का नाम देते हैं। और अगर उस्मान ए एंटीजन भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, तो इसको हम लोग किस चीज का नाम देंगे, ब्लड ग्रुप ए बी का नाम देंगे। अगर रेड ब्लड सेल की सरफेस पे ए एंटीजन भी नहीं है, बी भी नहीं है, उसको हम किसका नाम देंगे, ओ का। ठीक है, ब्लड ग्रुप आर इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। इनहेरिटेड का मतलब होता है कि विरासती, विरासत कहाँ से आते हैं, माँ और बाप से आते हैं। दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग जायद बच्चों को कहते हैं, थ्रू जीन्स आर क्रोमोसोम। इसका कौन ए बी ओ ब्लड ग्रुप मेन है इसका, और इसमें आपने ये याद करना है। अच्छा, दूसरी चीज आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये हम नीचे पढ़ते हैं। एंटीजन तस्वर क्या होता है, दीज आर फॉरेन सब्सटेंसेस व्हिच कैन एलिसिट, एलिसिट कह लें या प्रोवोक कह लें या स्टिमुलेट कर लें इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल की सरफेस पर होता है। सलाइवा थूक को कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी फला फला में होते हैं। उसके बाद एंटीबॉडीज क्या होती हैं, दीज आर ह्यूमरल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन रिस्पांस टू एंटीजन। हमारे जिस्म के अंदर एंटीजन जब दाखिल होता है उसके नतीजे में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। ये टेबल मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या चीज है। नीचे आर एच, ये मैं आपको बता दूं कि आर एच सिस्टम क्या होता है। टाइम हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं। हम लोग कहते हैं ना कि ए पॉजिटिव ब्लड चाहिए, ए नेगेटिव ब्लड चाहिए। ए पॉजिटिव का जो पॉजिटिव है ना वो आर एच सिस्टम के साथ कोरिलेट कर रहा है। मतलब ब्लड ग्रुप ए बी ओ है, अगर ए ब्लड ग्रुप है बी है तो वो फिर ए बी ब्लड ग्रुप हमारा बन रहा है। अगर ये आर एच फैक्टर पॉजिटिव है तो फिर होगा ए पॉजिटिव ब्लड या ओ पॉजिटिव ब्लड या ए बी पॉजिटिव ब्लड या ओ पॉजिटिव ब्लड। मतलब अगर आर एच पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव का वर्ड लाजमी ऐड करना है। अगर आर एच नेगेटिव है तो हम ए नेगेटिव बी नेगेटिव ए बी नेगेटिव का वर्ड यूज करेंगे। ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। आर ए फैक्टर्स आर एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी व्हिच कॉज एग्लूटिनेशन और मिक्सिंग ब्लड विद एंटी आरएचडी सीरम। और आरएच ब्लड ग्रुप इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जीन डी। जैसे हमने पढ़ा ना, ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन कौन सा तस्वर होता है, ए होता है। तो ये अगर जीन डी मौजूद है इसका मतलब ये है कि आरएच पॉजिटिव है। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर नेगेटिव है। ये आपने करना है। और ये हम लोग टेबल डिस्कस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोगों को आना चाहिए लाजमी। और ये देखिए हम इसको सिंपल करते हैं। ये एरिथ्रोसाइट है, रेड ब्लड सेल, इसमें ए ब्लड ग्रुप है तो ये क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए है। ये ब्लड ग्रुप बी है, और ये ब्लड ग्रुप ए बी है, और ये वाला ओ है। ठीक है जी। और इसमें एक और चीज आपको बताऊं कि
ब्लड ग्रुप, ये जो सेलुलर पार्ट है, इसका दूसरा नॉन सेलुलर पार्ट है, उसको हम लोग किस चीज का नाम देते हैं? प्लाज्मा का। अगर ब्लड ग्रुप उस्मान ए होगा ना, उसके अंदर जो एंटीबॉडीज होंगी एंटी बी होंगी, उसके उल्ट होंगी। अगर ब्लड ग्रुप ए है, उसकी एंटीबॉडीज कौन सी है? एंटी बी। और बी ब्लड ग्रुप के अंदर सर कौन सी होगी? एंटी ए। और अगर ए बी ब्लड ग्रुप है, उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज होंगी? कोई नहीं होगी, कोई भी नहीं होगी। नीदर एंटी ए नार एंटी बी एंटीबॉडी। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ओ है, उसके अंदर एंटीबॉडी ए भी मौजूद है, एंटीबॉडी ओ भी मौजूद है। जी क्लियर? ये आपको लाजमी 100% आना चाहिए। ये ब्लड ग्रुप ए है, ये बी है, ए के अंदर एंटी बी है, बी के अंदर एंटी ए है, ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, ओ के अंदर एंटी ए भी है और बी भी है। एरिथ्रोसाइट विद टाइप ए सरफेस एंटीजन एंड प्लाज्मा विद एंटी बी एंटीबॉडी, उसको एक्सप्लेन किया। बी के अंदर बी सरफेस एंटीजन है और प्लाज्मा एंटीबॉडीज कौन सी है? ए है। एरिथ्रोसाइट विद बोथ ए एंड बी सरफेस एंटीजन एंड प्लाज्मा विद नीदर ए और नीदर एंटी बी एंटीबॉडीज। ओ के अंदर क्या है? ए एंटीबॉडी मौजूद है और बी एंटीबॉडी भी मौजूद है। क्लियर हो गया?